Hello friends, this is Satyam Tiwari. You are watching my YouTube channel Ans 5G Academy. Welcome in my YouTube channel Ans 5G Academy. How are you? I hope आप सभी फाइन होंगे, आप सभी ठीक होंगे, आप सभी कुशल से होंगे. Today we will read about the history of the English. अंग्रेजी का इतिहास आज हम सभी पढ़ने वाले हैं यहाँ पर. यह आज की जो है वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजेदार होने वाली है आप लोगों के लिए. तो इस वीडियो को तनिक भी स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आप लोगों को यह वीडियो जो है अच्छे से समझ में आ जाए. मैंने अपने चैनल पर इंग्लिश की वीडियोस को अपलोड करना आज से शुरू कर दिया है और मैं कंटिन्यू एक वीडियो जो है इंग्लिश की अपलोड करता रहूंगा जिसमें मैं ग्रामर इंग्लिश की कवर करूंगा धीरे धीरे करके. तो वीडियो को शुरू करने से पहले इफ यू आर न्यू इन माय यूट्यूब चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक आल्सो. देन लेट्स स्टार्ट. Then friends, here we will discuss about the history of the English. अंग्रेजी के इतिहास के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने के लिए एकजुट हुए हैं. आप लोग भी अंग्रेजी की वीडियो, अंग्रेजी के इतिहास की वीडियो इसलिए देख रहे हैं कि आप लोग नीडी हैं, जरूरतमंद हैं. आपको इस बात को जानने की जरूरत है. आप लोग अगर मेरी यह वीडियो देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप लोग इच्छुक हैं, आप लोग नीडी हैं, आप लोगों को जरूरत है मेरी इस वीडियो को अच्छे से जानने की और समझने की. तो आज की यह वीडियो बहुत ही सरल शब्दों में मैं आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करूंगा कि अंग्रेजी का इतिहास आखिर है क्या. देखिए, हम जानते हैं कि भाषा आखिर होती क्या है, लैंग्वेज आखिर क्या होती है. लैंग्वेज ऐसा एक साधन होती है, एक ऐसा माध्यम होती है जो हमारे फीलिंग्स को या एक मतलब स्वयं से दूसरे में ट्रांसफर करने का एक माध्यम, मीडियम प्रोवाइड कराती है. देखिए, लैंग्वेज इज एनीथिंग हम इसको डिफाइन करना चाहें, लैंग्वेज इज एनीथिंग व्हिच प्रोवाइड्स ए मीडियम टू कन्वर्सेशन विथ ईच अदर. मतलब एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन करने का जो माध्यम होता है वह होती है भाषा, लैंग्वेज होती है. तो आई होप आप सभी को लैंग्वेज की डेफिनेशन समझ में आई होगी. इंग्लिश भी एक लैंग्वेज ही है. क्या है? एक लैंग्वेज ही. सबसे बड़ी बात जो है, इंग्लिश हमारी है एक लैंग्वेज, LANGUAGE. ये भी एक लैंग्वेज है. लैंग्वेज क्या होती है मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है. अब बारी आती है कि इंग्लिश, भाई पहले के समय में इंग्लिश नहीं थी, पुराने समयों में इंग्लिश नहीं थी, तो फिर इंग्लिश आखिर आई कहाँ से? किसने इंग्लिश को बनाया? कौन वे लोग थे जहाँ पर जिन्होंने सबसे पहले इंग्लिश को बोला? तो हम इसी के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं. देखिए, समझते हैं. एक स्थान हुआ करता था जर्मनी और एक स्थान हुआ करता था ब्रिटेन. एक था क्या? जर्मनी, GERMANY, जर्मनी एक था और एक स्थान था ब्रिटेन पुराने समय में, BRITEN. कुछ भी स्पेलिंग हो, स्पेलिंग पर आप लोग मत ध्यान दीजिएगा, थोड़ा गलत भी हो गया होगा. एक स्थान था जर्मनी और एक स्थान था ब्रिटेन. क्या था? ब्रिटेन. देखिए, तो इन्हीं दोनों के निष्पत्ति है इंग्लिश. किस प्रकार से यहाँ पर इंग्लिश की जो है उत्पत्ति हुई समझते हैं. देखिए, ब्रिटेन में जो सबसे पहले लैंग्वेज बोली जाती थी अंग्रेजी के पहले, उसका नाम था सेल्टिया. क्या नाम था? SCELTIA. सेल्टिया नाम था. सेल्टिया नामक लैंग्वेज ब्रिटेन में बोली जाती थी. और जर्मनी में जाहिर सी बात है कि जर्मन भाषा ही बोली जाती थी, GERMAN. यहाँ पर जर्मन भाषा बोली जाती थी जर्मनी में. तब हम समझते हैं, जर्मनी में एक स्थान हुआ करता था जिसका नाम था एंग्लोज लैंड. यहाँ पर मान लीजिए कोई एक स्थान हुआ करता था कहीं पर जिसका नाम क्या था? एंगल्स लैंड. क्या था? ANGLESLAND, एंगल्स लैंड. इसी का बाद में नाम परिवर्तित होकर इंग्लैंड पड़ा, लेकिन पहले एंगल्स लैंड था यहाँ पर. तो यहीं के कुछ लोग, कुछ आदिवासी थे जो जाकर जर्मनी में बस गए, जो जर्मनी में पहुंच गए. अब भाई, इनकी जो भाषा थी वो जर्मन थी, इनकी भाषा थी सेल्टिया थी. तो दोनों में आपस में कन्वर्सेशन करने में थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था, मतलब थोड़ा कठिनाई का सामना इन दोनों को करना पड़ रहा था. फिर समझते हैं आखिर किस प्रकार से. जैसे अभी आपके सामने कोई उर्दू बोलने वाला आ जाए तो आपको उर्दू समझ में आएगी? नहीं आएगी. लेकिन अगर आप हिंदी जानते हैं, भली भांति हिंदी जानते हैं, और आपके सामने कोई हिंदी बोलने वाला आएगा तो आपको उससे आसानी से कन्वर्सेशन कर पाएंगे. अब उर्दू वाला आ गया तो नहीं कर पाएंगे. देखिए, जब हमारे भारत में, इंडिया में जो है, मुगलों ने अटैक किया और हमारे इंडिया पर मुगलों का मतलब कब्जा हुआ, जब हमारे मुगल जो यहाँ पर थे, उन्होंने जब पूर्ण रूप से अपना आधिपत्य स्थापित किया, तो मुगलों की जो भाषा थी वह क्या थी? उर्दू थी. नहीं, मुगलों की कुछ भाषा थी शायद फारसी, PHARSI, फारसी थी. मुगलों की भाषा कौन सी थी? फारसी लैंग्वेज थी उन लोगों की. और इंडिया वालों की जाहिर सी बात है हिंदी थी.
इंडिया वालों की हिंदी लैंग्वेज ही थी। देखिए, तो मुगल जो थे हिंदुस्तानी लोगों से उनको कन्वर्सेशन करने में प्रॉब्लम आती थी, वो आपस में जो बातचीत होती थी वह नहीं समझ पाते थे। तो उन्होंने एक बीच का रास्ता निकाला। क्या निकाला कि जो है इन दोनों भाषाओं को मिलाकर एक नई भाषा की निष्पत्ति की, जिसे उर्दू नाम दिया गया, URDU। उर्दू फारसी और हिंदी की मिक्स भाषाएं हैं, जिसे उर्दू नाम दिया गया। किस प्रकार से भाषाएं जो है बन जाती हैं, मिल जाती हैं, थोड़ा हम एग्जाम्पल लेकर इस बात को समझने वाले हैं। देखिए, ये इंग्लिश वाली बात भी छोड़े नहीं है, यहीं पर चलेंगे, इसको हम समझ जाएंगे तुरंत, इसको भी वैसे सेम बिल्कुल एक प्रकार से समझ जाएंगे, तुरंत समझ जाएंगे। देखिए, जब हम अब सपोज कीजिए आपके सामने कोई आया और वो बोल रहा है कि ब्रिंग मी ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर। मैं एक एग्जाम्पल लेकर चल रहा हूँ, ऐसा हुआ नहीं था, इस हकीकत नहीं है। और आपको क्या आता है वही चीज आप जानते हैं, एक ग्लास पानी लाओ। दो बातें, ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, एक ग्लास पानी लाओ। तो यहाँ से अब आपका वो नहीं समझ पाएंगे, उनका आप नहीं समझ पाए कि क्या बोले। लेकिन धीरे धीरे करके जब थोड़ा समय यहाँ पर बीता, आप दोनों के मध्य जब बीता, तो आपको उनकी थोड़ी बातें, जैसे आपको यह समझ में आ गया कि वाटर मीन्स पानी होता है, तो आप क्या बोलेंगे कि मेरे लिए वाटर लाओ, वाटर लाओ। और बोले का आधा हिंदी आधा इंग्लिश, मेरे लिए वाटर लाओ। तो इसी प्रकार से एक नई भाषा का गठन होता है, एक नई भाषा जो है बन जाती है। इसी प्रकार से एक नई भाषा बनकर तैयार होती है। तो सेम उसी प्रकार से फारसी और हिंदी वालों ने कुछ शब्द फारसी के हिंदी में मिले, कुछ हिंदी के फारसी में मिले, और इसी प्रकार से थोड़ा एक सामंजस्य स्थापित हुआ और दोनों लोग आपस में कन्वर्सेशन कर लेने लगे। तो उस नई भाषा को जो नाम हुआ उसे उर्दू नाम धीरे धीरे करके दे दिया गया। तो उसी प्रकार से जो यहाँ पर एंगल्स लैंड था, यहाँ के कुछ लोग जो थे वह जर्मनी से परेशान थे, थोड़ा टीज किए गए थे, परेशान किए गए थे। इन्होंने क्या किया कि यहाँ तुरंत ये लोग ब्रिटेन चले गए, यहाँ से ये लोग तुरंत ब्रिटेन चले गए। अब जब ब्रिटेन गए ये लोग, तो भाई ब्रिटेन में जाहिर सी बात है वहाँ पर सेल्टिया नाम की लैंग्वेज बोली जाती थी, और इन लोगों में जो जर्मन बोली जाती थी। तो जर्मन और सेल्टिया दोनों का से यही प्रोसेस हुआ कि दोनों में कुछ थोड़ा इधर उधर उलटफेर हुआ और एक नई लैंग्वेज, एक नई भाषा मिलकर तैयार हुई, जिसे नाम क्या दिया गया। यह नई भाषा जो है सबसे पहले जर्मनी वालों द्वारा बोली गई। मीन्स इंग्लिश जो है हमारी आज के समय में इंग्लिश है, उस समय में इसका नाम हुआ करता था इंग्लिश, ANGLISC। इसे इंग्लिश कहा जाता था। इसकी स्पेलिंग आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए, ANGLISC, इंग्लिश कहा जाता था। देखिए, तो ये जो भाषा है आज तो इंग्लिश हुई है, सबसे पहले जर्मनी वालों ने बोली। क्यों जर्मनी वालों ने बोली? देखिए भाई, ये जब ब्रिटेन गए तो ये माइनॉरिटी में थे, इनकी संख्या कम थी ब्रिटेन वालों की अपेक्षा। तो इन लोगों को भी तो कोई नई भाषा, उनसे उनकी भाषा को समझने के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस, कुछ नई भाषा, कुछ नई टेक्निक्स को सीखना था। भाई अगर आप कहीं विदेश जाते हैं, आप सिंगल बाय द वे अमेरिका गए या कहीं भी चले गए, तो अमेरिका वाले तुरंत आपकी भाषा सीखने लगेंगे? ऐसा नहीं होगा। आपको अमेरिका की भाषा सीखनी होगी। यू विल हैव टू लर्न द लैंग्वेज ऑफ द अमेरिका। क्यों? क्योंकि आप वहाँ पर माइनॉरिटी में है, आपकी संख्या कम है, और जो वहाँ पर मेजोरिटी में है, जिनकी संख्या ज्यादा है, वो है आपकी भाषा नहीं सीखेंगे। तो इसी प्रकार से जर्मनी ने ब्रिटेन की भाषा को अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए एक तोड़ निकाला, जिन्होंने उस समय उन्होंने एक नई लैंग्वेज का निर्माण कर दिया, जिसका नाम इंग्लिश पड़ा। तो इंग्लिश किन दो भाषाओं से मिलकर बनी होती है? जर्मन प्लस सेल्टिया। स्टार्टिंग ओल्ड इंग्लिश की मैं बात कर रहा हूँ। ओल्ड इंग्लिश जो है जर्मन प्लस सेल्टिया से मिलकर इंग्लिश नामक एक भाषा बनाई गई, जो है सबसे पहले जर्मनी द्वारा बोली गई। अंडरस्टैंड? आई होप आप सभी को यहाँ तक की बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए हम यहाँ से अब आगे की ओर थोड़ा थोड़ा बढ़ते हैं। अब कब बोली गई यह भाषा? तो यह भाषा 449 से 50 ईस्वी में जर्मनी द्वारा सबसे पहले इंग्लिश भाषा बोली गई। अब उसमें थोड़ी बहुत सी त्रुटियां थी, मतलब बहुत अच्छी नहीं थी, थोड़ा इधर उधर करके वो सब था प्रोसेस, इसलिए इसको ओल्ड इंग्लिश बोला गया। ये इंग्लिश से धीरे धीरे करके, जब ये अभी हम बात कर लेते हैं इसके बारे में, तो आप लोगों को आई होप सारी बातें जो है जर्मनी द्वारा बोली गई, ब्रिटेन में बोली गई। तो अब आगे की जो बात है वो हम आगे की बात कर लेते हैं। फिर इंग्लिश को जो है 3 स्टेप्स में डिवाइड किया गया है। किन किन स्टेप्स में? इंग्लिश को ENGLISH, इंग्लिश को 3 स्टेप्स में डिवाइड किया गया है। ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश और थर्ड जो है मॉडर्न इंग्लिश, MODERN, मॉडर्न इंग्लिश।
इसका जो टाइम पीरियड था, इसको थोड़ा सा रेस कर देते हैं, इस वाली ओल्ड इंग्लिश का जो टाइम पीरियड था वह टाइम पीरियड था 450 से लेकर 166 तक। इसका जो टाइम पीरियड था। मीडियल इंग्लिश का जो टाइम पीरियड था 166 से लेकर 15,000 तक, और मॉडर्न इंग्लिश का 15,000 से लेकर 9 अब तक है। ये अभी तक मॉडर्न इंग्लिश चल रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एज वी नो दैट चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, बदलाव ही प्रकृति का नियम है। हम सभी भली भांत जानते हैं कि बदलाव ही क्या है, प्रकृति का नियम है। तो उसी प्रकार से ये तीनों जो है बदलते हैं, जिसमें ओल्ड इंग्लिश में थोड़ा चेंजिंग आई, वो मिडिल इंग्लिश में कन्वर्ट हुई, मिडिल इंग्लिश में थोड़ा चेंजिंग आई, वो मॉडर्न इंग्लिश में कन्वर्ट हो गई। तो अब बात कर लेते हैं इंग्लिश की भी जो स्पेलिंग्स थी वो बदलती चली गई। तो एज वी नो दैट चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। तो देखिए इंग्लिश की जो सेकेंड स्पेलिंग हुई वह हुई ANGLISH, और उसके बाद जो हमारी आधुनिक स्पेलिंग है, मॉडर्न स्पेलिंग है, इसके बाद जो है यह स्पेलिंग हमारी डायरेक्टली बन गई जो अभी तक चल रही है। तो अब हम थोड़ा सा इसके बारे में और डिटेल में अध्ययन कर लेते हैं। देखिए तो जो ये भाषा ओल्ड इंग्लिश थी, जो ये लैंग्वेज ओल्ड इंग्लिश थी, ये थोड़े ब्रिटेन के थोड़े से हिस्से में जो है बोली जाने लगी, कुछ हिस्से में बोली जाने लगी। उसके बाद क्या हुआ कि जर्मनी के जो लोग यहाँ से यहाँ पर गए थे, जर्मनी वालों को थोड़ी सी ईर्ष्या हो गई। जैसे अभी क्या होता है कि अभी आपका कोई भाई हो जो आपसे रूट कर चुकी, यहाँ से टीज किए गए थे, पजल किए गए थे, तभी यहाँ ब्रिटेन गए थे ये लोग माइनॉरिटी में। तो अगर आप अपने भाई से झगड़ा कर ले और आपका भाई जो है आपको छोड़कर चला जाए, अगर वह प्रगति एक कुछ स्पेशल कार्य वहां पर करने लगे, तो आप क्या सोचेंगे कि इसको क्या है, इसको रास्ते से ही हटा दिया जाए। तो जर्मनी वालों ने क्या सोचा कि ब्रिटेन में जो उनके लोग चले गए हैं वह अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपने यहाँ के सीक्रेट्स जो थे, इनके यहाँ के जो सीक्रेट्स थे, ये इन लोगों को, ब्रिटेन वालों को बताने लगे। तो जिससे क्या हुआ कि जर्मनी को थोड़ा सा नुकसान झेलना पड़ा, बहुत नुकसान झेलना पड़ा। तो जर्मनी वालों ने क्या सोचा कि इनको जो है अपने रास्ते से हटा दिया जाए, इन पर अटैक करके इनको खत्म कर दिया जाए। देन इन लोगों ने क्या किया, इन पर तुरंत अटैक कर दिया, और अटैक करने के बाद जो जर्मनी वाले थे यहाँ पर, उनकी संख्या को लगभग निस्तो नाबूद कर दिया, लगभग खत्म कर दिया। लेकिन लगभग खत्म किया, पूर्ण रूप से नहीं खत्म हुआ। तो क्या हुआ, ब्रिटेन में कुछ लोग अभी इंग्लिश सीख चुके थे, अरे वही इंग्लिश सीख चुके थे, लेकिन कुछ तो सीख चुके थे। तो क्या हुआ, तो इंग्लिश जो है धीरे धीरे खत्म होने लगी, लुप्त होने लगी। इस पीरियड में जो है इंग्लिश धीरे धीरे डाउन पड़ने लगी। इंग्लिश भाषा का प्रयोग जो है ज्यादा मेजोरिटी में नहीं, माइनॉरिटी में होने लगा। अब समझते हैं, जब इंग्लिश खत्म होने लगी, फिर उसका उद्धार किस प्रकार से, उदय किस प्रकार से हुआ। सन 1448 में जब प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हुई, जब पहला प्रिंटिंग प्रेस लगाया गया, उसमें जो है इंग्लिश भाषा का यूज किया गया, उसमें इंग्लिश भाषा को जोड़ दिया गया, इंग्लिश भाषा को मतलब प्राथमिकता प्रदान की गई कि प्रिंटिंग प्रेस जो थे वो सभी इंग्लिश भाषा में चलेंगे। इंग्लिश भाषा में ही क्यों किया गया, इसके पीछे भी एक थोड़ा सा रीजन है, कारण है, उसको हम सारे समझ लेते हैं। देखिए हम जानते हैं कि हमारी उर्दू, हिंदी, संस्कृत, अन्य जो भाषाएं थी, जितनी भी भाषाएं थी, वह जो है थोड़ा डिफिकल्ट थी, लिखने में, पढ़ने में, समझने में, सभी चीजों में डिफिकल्ट थी। आप लोगों के लिए हिंदी सरल है, लेकिन अभी कोई ब्रिटेन वाला हो उसके लिए हिंदी सरल नहीं है। ये मत सोचिएगा कि हिंदी सरल है, हिंदी सरल नहीं है। हिंदी में भी बहुत से ऐसे शब्द हैं, जैसे ये कुछ करके ऐसे करके ऐसे लिखा रहता है, सुब्रह्मण्यम इस प्रकार से ऐसे करके ऐसे कुछ, मतलब बहुत से ऐसे शब्द हैं, जैसे हिंदी में भी बहुत कठिन कठिन शब्द है। और सबसे बड़ी जो बात है यहाँ पर देखिए, चिता और चिंता, दो अलग अलग बातों में सिर्फ अंतर कितना है, सिर्फ इस पॉइंट का अंतर है, सिर्फ इस पॉइंट का अंतर है। तो अगर एक पॉइंट आप उठा के इधर से उधर रख दिए ना, तो तुरंत उसका मीनिंग चेंज हो जाती है, उसका अर्थ चेंज हो जाता है। सेम यही प्रोसेस उर्दू में है। अगर कुछ ऐसे करके ऐसे लिखा है और यहाँ पर पॉइंट रखा है, उस पॉइंट को अगर आप यहाँ रख देंगे या ये थोड़ा बड़ा हो जाए इस प्रकार से, तो भी दिक्कतें का सामना करना पड़ेगा। लेकिन इंग्लिश में सीजन नहीं है, आप लोग चाहे ए को इतना बड़ा बनाइए, चाहे कोई इतना बड़ा बनाइए, इसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ए को चाहे आप इतना बड़ा बनाइए, उसके ऊपर यहाँ बूंदी लगाइए, यहाँ कोई, इसमें कोई दिक्कत आने वाली तब भी नहीं है भाई। ए में तो तभी तो ए ही पढ़ा जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए सबसे सरल लैंग्वेज मानी जाती है, लिखने में भी और पढ़ने में भी। तो प्रिंटिंग प्रेस वालों की जो मशीनें थी, वह इंग्लिश लैंग्वेज को ज्यादा प्रेफर किया गया। प्रिंटिंग प्रेस की जो मशीनें थी, इंग्लिश लैंग्वेज को अच्छे से जल्दी समझ पाती थी।
तो वहां से इंग्लिश को थोड़ा जोर दिया गया, और जब प्रिंटिंग प्रेस भाई इंग्लिश में छपने लगे तो वो जब इधर उधर फैलने लगे तो वहां भी इंग्लिश का मतलब डिमांड बढ़ी, और वो लोग यहाँ से सीखने लगे। धीरे धीरे करके इंग्लिश जो है व्यापक रूप इंग्लिश ने धारण कर लिया। और फिर और क्या इसमें घटनाएं घटी देखिए। और इस समय जब 1500 ईस्वी के बाद जो है लगभग 1700 से 1800 ईस्वी में ब्रिटेन वालों ने क्या शुरू किया कि देश विदेश जाकर अपना व्यापार शुरू किया। ब्रिटेन वालों ने अपना व्यापार जो है शुरू करने लगे। लोग दूसरे देशों में जाते थे, वहां अपनी भाषाएं सिखाने लगे। तो लगभग अमेरिका भी कब्जा किया इन लोगों ने, भारत में भी कब्जा किया इन लोगों ने, अफ्रीका में भी कब्जा किया इन लोगों ने। मतलब इन लोगों ने कई देशों को अपना गुलाम बनाया और वहां जाकर अपनी भाषा सिखाई लोगों को। तो धीरे धीरे करके जो इंग्लिश लैंग्वेज थी वह सर्वव्यापी यानी कि विश्वव्यापी होने लगी, विश्वव्यापी बनने लगी। और इसमें कई लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज ऐसा नहीं है कि सिर्फ जर्मन और सेल्टिक लैंग्वेज की जो है मिस्र भाषा है, ऐसा नहीं है। इसके थोड़े रेशियो है जो हम समझ लेते हैं। रेशियो किस प्रकार से इसके हैं, इसमें जो है 29% जर्मन है, जर्मन भाषा है, GERMAN जर्मन है। और 26% इसमें इंग्लिश में 26% जो है फ्रेंच है, FRENCH 26% फ्रेंच है। और फिर 29% जो है लैटिन भाषा है, लैटिन लैंग्वेज है। तो टोटल मिलाकर लगभग 360 लगभग 84% हो गया। जो शेष 16% बचा उसमें यानी लैंग्वेज है जो कि अलग अलग देशों से ली गई है। इसमें मिक्स करते जो है चैलेंज बनाते चले गए हैं लोग। तो इस प्रकार जो है अब बात आई कि जो इसको मतलब एक नेशनल लैंग्वेज, इंग्लिश हमारी एक नेशनल लैंग्वेज है एज वी नो दैट। तो इसको नेशनल लैंग्वेज आखिर बनाया क्यों गया? अगर किसी पर्टिकुलर कंट्री की अगर लैंग्वेज को हम नेशनल लैंग्वेज घोषित कर देते, बना देते, तो उसमें प्रॉब्लम हो जाती। किस देश की पर्टिकुलर लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज बनाया जाए, इसमें दिक्कत थी। तो इसलिए इंग्लिश उस समय नई लैंग्वेज थी, चलन में थी, सरल थी, आसान थी, समझने में भी कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, लोगों को आसानी से लोग सीख जाते थे। तो इसलिए इंग्लिश को ही नेशनल लैंग्वेज घोषित कर दिया। जब इसमें नेशनलिटी आने लगी तो इंग्लिश को ही नेशनल लैंग्वेज बना दिया गया। तो सभी देशों को उसकी जरूरत पड़ी। हर देशों में अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती थी, अलग अलग लैंग्वेजेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना था। तो इंग्लिश को किसी दूसरी लैंग्वेज में बदलने का जो प्रोसेस होता है इसी को ट्रांसलेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रांसलेशन कहा जाता है। और क्या रूल्स और रेगुलेशंस पर्टिकुलर सेट किए गए कि इस प्रकार से जो है इस लैंग्वेज को उस लैंग्वेज में ट्रांसमिटेड मतलब कन्वर्ट किया जाएगा। इसमें ये रूल्स और ये रेगुलेशंस यहाँ पर काम किए जाएंगे। उसके लिए एक पर्टिकुलरली सब्जेक्ट बनाई गई जिसे हम इंग्लिश ग्रामर का नाम देते हैं, इंग्लिश ग्रामर कहते हैं। अब ग्रामर क्या है? Grammar is an subject by which we learn how to speaking. What is the correct way to reading, writing and speaking? ग्रामर हमें यह सिखाता है कि किसी भी चीज को सही बोलना, लिखना और पढ़ना किस प्रकार से सीखा जाए, ये हमें ग्रामर सिखाता है। तो उसी प्रकार से एक इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट एस्टेब्लिश्ड हो गई। ये इसे एक सब्जेक्ट बना दिया गया, विषय बना दिया गया, जिसमें ग्रामर सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। और ग्रामर में हमें सीखना क्या क्या है? एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना सबसे पहली बात। और जो दूसरी बात है कि उन ट्रांसलेशंस में और क्या एक्स्ट्रा रूल लगने वाले हैं कि किनके साथ क्या मतलब यूज किया जाएगा, वो चीज। यानी कि हम ग्रामर में सिर्फ 2 चीजें पढ़ते हैं। क्या क्या? पहली चीज, एक हिंदी को मतलब हम अपने इंडिया की बात कर लेते हैं, हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट किस प्रकार से करेंगे। और दूसरा, ट्रांसलेशन करने में जो और सारे कुछ नियमों का, जैसे वो ये क्या होगा, वो क्या होगा, सारी चीजें जो है वो हम एक दूसरे पर्टिकुलर टॉपिक्स में पढ़ेंगे। तो मैं जो ग्रामर आप लोगों को पढ़ाऊंगा इन्हीं 2 बेस पर पढ़ाऊंगा, जिसमें मैं पहला नाम दूंगा सेक्शन फर्स्ट और ट्रांसलेशन को पर्टिकुलरली नाम दूंगा सेक्शन सेकेंड। तो मैं अब जैसा कि एज आई requested you कि I will publish 1 video of English per day, then please watch my video every day। तो मैं एक वीडियो डेली अपलोड करूंगा जिसमें मैं इसी बेस पर, इसी पैटर्न पर आप लोगों को पढ़ाऊंगा, जिसमें मैं पहले पैटर्न में आप लोगों को ट्रांसलेशन, सेक्शन फर्स्ट में आप लोगों को मैं ट्रांसलेशन, सेक्शन सेकंड में ट्रांसलेशन और सेक्शन फर्स्ट में अन रूल्स ऑफ द ग्रामर में आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। तो I hope you have watched my video very carefully and understand every topic what I will teach you। मैंने जो कुछ भी आपको पढ़ाया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, आप लोगों के दिमाग में फाइनली सेट हो गया होगा। If you understand my this topic then please subscribe my channel। कृपया जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए मेरी वीडियो की, ताकि जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन हो वो आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। आई विल मीट यू अगेन इन माई सेकेंड वीडियो टुमारो।